हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता मेघ आए। मेघ आए जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है। मेघ मीन्स बादल, आए मीन्स आने की। यहाँ पर बादलों के आने की बात की जा रही है। इस कविता में भारतीय जनमानस विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में आने वाले बादलों के आने से होने वाली खुशी का वर्णन किया गया है। सज धज कर आने वाले इन बादलों की तुलना शहरी अतिथि अर्थात दामाद से की गई है। चूंकि बादलों का पूरे एक साल बाद आगमन हुआ है, इसलिए एक ओर जहां स्वागत सत्कार, उत्सुकता तथा उल्लास का माहौल है, वहीं इतने दिन बाद आने के कारण शिकवे शिकायतें भी हैं, जिनका मनोहारी चित्रण कवि सर्वेश्वर दयाल जी ने यहाँ पर किया है। आइए पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ मीन्स बादल। आकाश में घिरे बादल को शहर से आए मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कवि कहता है कि मेघ रूपी मेहमान सज धज कर चले आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, उन बादलों के आगमन की सूचना देती हुई हवा उनके आगे आगे नाचती गाती चली आ रही है। बादल छाने पर हवा चलने लगती है। उसे देखकर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो बादलों के आने की सूचना देने के लिए हवा उनके आने से पहले उनके आगे आगे उनके आने की सूचना देने आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। उनके आने से मकानों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे। बादल छाता है और जब ठंडी हवा चलने लगती है तो लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि शहर से आने वाले मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ऐसा लगने लगा है कि शहर से आए मेहमान को देखने के लिए गलियों में दरवाजे और खिड़कियां खोली जा रही हैं। मेघ भी गांव में मेहमान की तरह, पाहुन मीन्स मेहमान, दामाद, ज्यों मीन्स जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में मेहमान की तरह ही बन ठन कर अर्थात सज धज कर मेघ आ गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उचकाए मीन्स ऊंचा करके, झांकना ओट से देखना, बाकी तिरछी, चितवन दृष्टि, ठिठकी रुकना, सरकना फिसलना। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हवा द्वारा बादलों की आने की सूचना पाकर पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, वृक्ष भी खुशी से झूम उठे। हवा में पेड़ों के झुकने और फिर सीधे खड़े होने से ऐसा लगता है कि मानो वे मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए व्याकुल हो रही हैं और बार बार अपनी गर्दन उचकाकर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलने से गलियों की धूल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही हो। अपना घाघरा हाथों से थोड़ा सा उठाकर और वह तेज भाग रही है। किसके लिए कह रहा है कवि यहाँ पर? कवि यहाँ कह रहा है कि आंधी चलने से जो धूल उड़ रही है
वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। नदी रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कह रहे हैं कि नदी रुककर बादलों को ठिठक कर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने आई हो और अपने घूंघट की को थोड़ा सा सरका कर सलज लज्जा के साथ तिरछे नेत्रों से उसे देख रही हो। इस प्रकार कवि कह रहा है कि बादल मेहमान के रूप में सज धज कर गांव में आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि सजे धजे मेहमान के रूप में बादल को आया देखकर बूढ़े पीपल ने सम्मानित बुजुर्ग के रूप में मेहमान का स्वागत किया। जुहार करना, प्रणाम करना, स्वागत करना। बोली अकुलाई लता ओढ़ हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। सुधिलीनी मीन्स याद किया, अकुलाई व्याकुल, ओट मीन्स आड़ने, किवार दरवाजा, हर्षाया खुश हुआ, परात थाल जैसा बड़ा बर्तन। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि बूढ़े पीपल ने मेहमान का सम्मान किया, उसे उसका स्वागत किया। यहाँ पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? पीपल सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है, इसलिए यहाँ पर कवि ने पीपल को घर का बुजुर्ग माना है। गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में छिपकर उलाहना देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई है। लता ने किससे कहा? बादलों से कहा कि बरस बाद सुध लीन्ही, मतलब तुम पूरे 1 साल बाद अब तुम्हें मेरी याद आई है और अब तुम आए हो। वह बादलों को उलाहना दे रही है। कौन? लता। वर्षा ऋतु पुनः 1 साल बाद आती है, इसी बात को यहाँ पर कवि दर्शाना चाह रहा है। मेघ को मेहमान रूप में आया देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और वह परात में पानी भर लाया। वह मेहमान के पैर धोना चाहता है उस पानी से। अपने देश के कुछ भागों में घर आए मेहमान के पैर धोए जाते हैं। इस प्रकार की परंपरा हमारे देश में रही है, इसी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। इस प्रकार कवि कह रहा है कि बादल सज धज कर मेहमान के रूप में आ गए हैं और सभी ने उनका मिलजुल कर स्वागत किया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज मीन्स धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। अटारी छत पर बना कमरा। गहराई गहरा या घना हो जाना। दामिनी बिजली। दमकी चमकी। गांठ खुलना, भ्रम खत्म होना। भरम भ्रम, अश्रु आंसू। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि आकाश में उमड़ते बादल, क्षितिज रूपी अटारी पर बादल गहरे होते जा रहे हैं। जो आकाश है उसे कवि क्या कह रहा है? क्षितिज रूपी अटारी कह रहा है। कवि कह रहा है कि क्षितिज रूपी अटारी पर काले काले बादल गहरे होते जा रहे हैं, अर्थात आसमान में काले काले बादल घिरते जा रहे थे। घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी। लोगों के तन मन चमक उठे। इस प्रकार आकाश में बिजली चमकते देखकर, बादलों का घिरा हुआ देखकर लोगों के तन मन प्रसन्न हो उठे।
अब तक लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति थी, क्या भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वह जो स्थिति थी वह दूर हो गई और उन्हें लग रहा था कि पता नहीं बादल आए कि ना आए, बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे। बादलों के घिरने और बिजली के चमकने से वह भ्रम समाप्त हो गया। लोगों को अब विश्वास हो गया कि अब बादल आए हैं तो बारिश भी अवश्य होगी। दूसरी तरफ मेहमान के अटारी पर पहुंचने पर, यहाँ पर बादल को मेहमान की तरह बताया गया है, तो कहा जा रहा है कि मेहमान जब अटारी पर पहुंचा तो उसकी नायिका का भ्रम भी समाप्त हो गया। अटारी में ऊपर का बना हुआ कमरा, उसका भ्रम समाप्त हो गया। उसके मन में शंका थी कि पता नहीं मेहमान आएंगे, मतलब उसका जो पति है वो आएगा या नहीं आएगा, 1 साल हो गया है। लेकिन जब वो आ गया और अटारी पर पहुंच गया तो उसके मन में जो भ्रम था वह समाप्त हो गया। उसने भी मेहमान मेघ से कहा कि आपके ना आने से मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था, मुझे शंका हो रही थी, अब वह संदेह मिट गया, मुझे माफ कर देना, क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। वह कह रही है, नायिका कह रही है कि अब मुझे माफ कर दो, मेरे मन में जो भ्रम था वह अब दूर हो गया है, संदेह मिट गया है। यह सुनते ही मेहमान के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू झरझर बहने लगे, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार मेघ बन ठन कर अर्थात सज धज कर गांव में आ गए। यहाँ इस कविता में कवि ने मेघ का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। धूल को किशोरी लड़की, पेड़ गांव के पुरुष, नदी गांव की विवाहिता औरतें, लता नवविवाहिता जो साल भर बाद अपने पति का इंतजार कर रही थी, ताल घर का सदस्य। और यहाँ पर पूरी कविता में मानवीय करण अलंकार के दृश्य दृष्टिगत हो रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुलाई लता, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। क्षितिज अटारी गहराई, मिलन के अश्रु ढरके, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। दामिन दमकी पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता में भाषा आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है, जिसमें चित्रात्मकता है। सजे धजे मेहमान द्वारा बादलों को उपमानित करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इन सब पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है।